तो कैसे हो स्टूडेंट्स। अब आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं, जो बोले थे कि प्रकाश का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो प्रकाश का ऑब्जेक्टिव महाधमाकेदार क्वेश्चन, जो कि एक बार पढ़ने के बाद आपको कभी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसा सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं, जिसको अलग अलग दो पार्टों में 50-50 क्वेश्चन करके आपको करवाया जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आपसे प्रकाश चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो जैसा हमने कहा था आपको कि प्रीवियस ईयर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन हम ढूंढ करके आपके लिए लाएंगे और आपको सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वो हमने लेकर के आ गया है और आपका पीपीटी बन के तैयार है। तो एक एक नंबर क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। तो आप लोग मेरा काम कीजिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए श्री गणेश करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। किसी दर्पण या चिकने तल के प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। एक क्वेश्चन बताएंगे चला और बनेगा कम से कम 5। एक क्वेश्चन बनाएंगे और उससे 5 क्वेश्चन क्लियर होगा। कहता है कि एक दर्पण है, तो ये मान लो चिकना सतह का दर्पण है, और एक दूसरा दर्पण ले लो यहां, जो कि रुखरा सतह का है। क्या है, ये रुखरा सतह का दर्पण है और ये चिकना सतह का दर्पण है। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरणें इस तल पे पड़ेगी तो ये यहां जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां पड़ेगा तो यहां जाएगा, तीसरा यहां पड़ेगा तो यहां जाएगा। तो बताओ ये नियमित जा रहा है कि अनियमित जा रहा है? नियमित जा रहा है। तो चिकना सतह है तो नियमित, और चिकना सतह नहीं रहेगा तो अनियमित। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड पे जब आप खेलते हैं तो आपका पिच बहुत अच्छा से चिकना बना होता है, तो बॉल सही डायरेक्शन में टप्पा खाता है और सही तरीके से आपके पास पहुंचता है। लेकिन अगर पिच आपका खराब है, उड्ढा गड्ढा है, तो कोई बॉल बहुत ऊपर चला जाता है, कोई बॉल सुर्री पकड़ लेता है और विकेट में घुस जाता है। तो जो बॉल अच्छे से टप्पा खा करके आपके पास पहुंचता है तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। और आप पहला आंसर इसका देंगे कि नियमित। अगर सतह क्या रहेगा, रुखरा रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनियमित। क्लियर हो? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ऊपर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। अब देखिए, कहता है कि किसी समतल दर्पण का लेटर P देखने में कैसा होगा, कैसा मालूम पड़ता है समतल दर्पण में। तो ये रहा आपका P, याद रखिएगा ये क्या है आपका P। और यहाँ पे अगर आपका दर्पण लगा हुआ है तो जो इसका इमेज बनेगा बाबू, वो इस तरह का बनेगा, इस तरह का, है ना, ये बनेगा। तो बताइए ये किसके जैसा लग रहा है? Q के जैसा लग रहा है। अब ऑप्शन में आते हैं, R के जैसा नहीं लगेगा, O के जैसा नहीं लगेगा, जैसा मालूम पड़ता है। अच्छा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे क्या होगा? Q के जैसा मालूम पड़ता है। किसके जैसा? Q के जैसा। तो आपका आंसर क्या होगा कि Q के जैसा मालूम पड़ता है, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग आगे, एक एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करके मिलेगा, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अगर मान के चलिए कि यहीं पे ये आ जाता कि जेड का इमेज कैसा बनेगा, किसका? जेड का समतल दर्पण में कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो चित्र बनता है बाबू, तस्वीर बनता है, वो नजदीक वाला नजदीक बनता है और दूर वाला दूर। तो ये कैसे बनता? ये यहां से ऐसे जाता, फिर ये यहां से नजदीक आया है ना, तो ये यहां से मिरर के नजदीक आता, और फिर ये लाइन दूर गया है तो ये लाइन दूर जाता, और इस तरह से आपका जेड का प्रतिबिंब बनता। किसमें? समतल दर्पण में। क्लियर है? तो अब हम लोग बनाना भी सीख गए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग, है ना। तीसरा क्या है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो इसका प्रकाश जो है, इसका बहुत सारा उदाहरण है। प्रकाश हमारा ऊर्जा का स्रोत भी है ना। प्रकाश वो चीज है जब हमारे आंखों पे पड़ता है तो आंखों को प्रभावित करता है, यानी आंख के मदद से, प्रकाश के मदद से आंख के द्वारा हम किसी भी चीजों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो देखिए कहीं है ऊर्जा का स्रोत, चलिए प्रकाश ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ताप क्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है। ताप क्रम बढ़ाएगा प्रकाश, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश बढ़ाएगा, नॉर्मल प्रकाश रहेगा तो
तो तापक्रम नहीं बढ़ाएगा। कणों का प्रवाह ये भी नहीं होगा। तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो आंखों को क्या करती है, प्रभावित करती है। नहीं प्रभावित करती है जी। अगर आप अंधेरे में हैं तो आपको कोई चीज नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उजाला में जाएंगे, प्रकाश वहां पे आएगा तो आप चीजों को देख सकते हैं, यानी कि आपके आंख को प्रभावित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। तो तीसरा का आंसर बी। तो प्रकाश वह ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीजों को देख सकते हैं और ये हमारे आंखों को प्रभावित करता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ये यहां आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइपिंग डिफेक्ट है ना। तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन से मैच कराएंगे। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, सबसे पहला वो आभासी होता है। याद रखिएगा, कैसा क्या होता है, आभासी होता है। और समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, आभासी बोले तो काल्पनिक, वर्चुअल, है ना। तो जो भी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, काल्पनिक, है ना। और अगर बात करें तो जो भी आपका आभासी होता है वो फिक्स है कि कैसा होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का एक और खासियत होता है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप गौर किए होंगे कि आप जाकर के सामने खड़ा हो जाएंगे तो जितना बड़ा आप रहेंगे उतना बड़ा समतल दर्पण में दिखाई देंगे, यानी कि वस्तु के समान बनता है। तीसरा बात, वस्तु के क्या बनता है, समान बनता है, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। चौथा एक बात गौर किए होंगे कि जितना दूर आप खड़ा रहेंगे समतल दर्पण में उतना ही दूर आपका इमेज बनेगा। नहीं, अगर विश्वास ना हो तो आईने के पास जाइए और ऐसे धीरे 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 आईना में मुंह सटाइए, तो आपका मुंह अगर आईना के तरफ जाएगा तो आईना से भी प्रतिबिंब चलता हुआ आपके तरफ आएगा। और आप जब आईना से दूर जाइएगा तो प्रतिबिंब भी आपका क्या होगा, दूर जाएगा। तो यानी कि समान दूरी पर बनता है। कैसा बनता है, समान दूरी पर। देखिए ऑप्शन में चारों पांचों में से कोई मैच कर जाए आंसर हो जाएगा। पहले ही बोले हैं आपको, एक क्वेश्चन बनाइएगा, 4 का सॉल्यूशन पाइएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, देखिए जहां आभासी और सीधा है, देखिए कहां है जी, आभासी और सीधा। आंसर मारिए, आगे बढ़िए। ए बी फॉर बाहुबली, क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्या कहता है कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी पढ़ा है ना जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं जिसको पर्दे पे उतारा जा सकता हो। घर में जो दर्पण लगा है उस पर आप खड़े हो जाइएगा, खड़ा होकर घूमे चल जाइएगा, कहिएगा कि देखो तो मेरा प्रतिबिंब लगा है, तो नहीं लगल रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। आप हटिएगा तो प्रतिबिंब भी हट जाएगा, है ना। तो वास्तविक तो होता नहीं है, यानी ये गलत है। तो और ऊपर देखते हैं हम लोग का क्या है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर, बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रकाश की किरणों से सरल रेखा में गमन का अनुप्रयोग। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करेगी तो अगर सामने कोई चीज आएगा तो टकराएगा तो प्रकाश को क्या कर देगा, रोक देगा, और प्रकाश लहरिया मार के आगे नहीं जा सकता है, यानी कि ये टर्न करके आगे नहीं जाएगा, किसी चीज में टकरा करके रुक जाएगा। तो प्रकाश की किरणों का अनुप्रयोग मतलब उसका एप्लीकेशन बताइए कि क्या है। तो बताइए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जो होता है, तारों के चमकने में कोई योगदान किसका नहीं है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का। तारों का चमकना या तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन जो सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सूर्य और
पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है जी? चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण वो हमको कटा हुआ दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण भी उसी प्रकार से होता है। तो प्रकाश को रोक रहा है, तो उस पर ग्रहण लगता हुआ यानी कि कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों में किसका प्रयोग होगा? सीधी रेखा में गमन करने का, क्योंकि इन दोनों में परछाई बनता है। तो आपका सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी। तो ऑप्शन क्या है? डी फॉर देवसेना। आइए, ए और बी दोनों होगा, सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी। क्लियर है? अब ये मत कहना कि सर तारों का ग्रहण में भी, तो तारों का ग्रहण कभी नहीं लगता है बच्चा, ठीक है। तो हम लोग दो ही ग्रहण पढ़े हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, है ना। आगे आ जाइए, कहता है कि किसी वस्तु की छाया तभी बनेगी। अभी बताएं, मान के चलिए बाबू कि यहाँ पे आपका टॉर्च है, ये टॉर्च है और यहाँ से लाइट निकल रहा है, जा रहा है, ठीक है, ये लाइट जा रहा है और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए। अब ये ऑब्जेक्ट जो रखें तो ये इसका क्या कर लिया? पूरी तरह से लाइट घेर लिया। इधर भी लाइट जा रहा था, इधर भी लाइट जा रहा था, इधर भी लाइट जा रहा था। तो देखो क्या होगा कि ये लाइट तो जाता रह जाएगा, जाता रह जाएगा। ये वाला लाइट क्या हो गया? रुक गया। तो रुक गया तो इसके पीछे का भाग क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा बाबू? काला हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं। क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं। और उसी को हम लोग छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो देखो कहता है कि प्रकाश से छाया कब बनेगी। अच्छा मान के चलो कि प्रकाश ऐसे जाके ऐसे लहरिया मार के इन्हें चल जाता तो कभी छाया बनता जी? नहीं बनता। तो प्रकाश से छाया क्यों बना? क्योंकि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन कर रही है? सीधी रेखा में। तो प्रकाश कौन से रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। इसी कारण से आपका क्या बनता है? छाया बनता है। चले आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि प्रकाश के स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर दिया जाए, खड़ा करके रख देने पर उसकी छाया कैसे बनेगी। बात याद रखिएगा बउआ, लाल रख, पियर रख, हरियर रख, कौनो रंग के रख, जे छाया बनत वो करिए बनत, है ना। आ केतनो परछाई में फेयर लवली घस दीजिए वो गोरा नहीं होगा। आ चाहे आप तो सुबह शाम एक गिलास फेयर लवली घोर करके अपने परछाई को पिलाइए, फिर भी वो गोरा नहीं होगा। क्यों? चाहे किसी भी रंग का हो, परछाई का कलर हमेशा कैसा होगा? काला होगा। तो बताइए किस कलर का होगा? तो काली रंग की होगी। किस रंग की होगी? काली रंग की होगी। क्लियर है? तो छाया का कलर हमेशा कैसा होगा बाबू? काला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने से, अभी फोटो बनाए थे, रुकावट रख दीजिएगा तो ई पट्टी उसका छाया बन जाएगा या उप छाया, दोनों एक ही चीज है। छाया बोले तो उप छाया बोले तो। अच्छा दोनों ऑप्शन है तो वही डी फॉर देवसेना, दोनों का दोनों आंसर हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। छाया को ही उप छाया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा छाया कैसा होता है? एकदम मंगरैला लेखा करिया होता है बाबू, ठीक है, जामुन लेखा। कितनों कुछ घस दीजिए गोरा नहीं होगा। कितनों प्रचार देख लीजिए फेयर लवली वाला, फेयर हैंडसम वाला, गोर नहीं होगा। आप कितनों सुंदर रहिए, आपका जो परछाई बनेगा कैसा बनेगा? काला बनेगा। देखिए परछाई से एक बात याद आया, एक बहुत बड़े विद्वान कहें कि जो सूर्य होता है, समझिए क्या उसको बोलते हैं जी? मोटिवेशन वीडियो, है ना। तो ये मोटिवेशन वाला बात है। अब बड़ा तेजी से पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि खाली पढ़ाइले चल जाते हैं, कुछ समझाते बतियाते नहीं हैं। तो बतिया रहे हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य है बउआ, तो सूर्य आपका जो है ये हो गया, और ये मान लीजिए आप खड़ा हैं तो आपका परछाई बनेगा, ठीक है। तो सूर्य को माना जाता है ज्ञान, मान लीजिए सूर्य को क्या मान लीजिए? ज्ञान। और ये जो परछाई बनेगा उसको मान लीजिए अहंकार। क्या मान लीजिए? अहंकार। अहंकार का मतलब समझ रहे हो ना जी? घमंडी, घमंड, है ना, अहम। तो वो देखिए अगर आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है और ये रहा ज्ञान, अगर आदमी इधर की ओर बढ़ेगा, ज्ञान से दूर बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा? अज्ञान की ओर। ज्ञान से किधर बनेगा? अज्ञान की ओर। तो इधर की ओर बढ़ेगा तो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा और उसका जो छाया होगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तो छाया का मतलब क्या समझाए थे? अहंकार। तो जो व्यक्ति में ज्ञान का कमी होगा
उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा होगा। और जो व्यक्ति इधर की ओर बढ़ेगा, इधर कौन है जी? ज्ञान। तो ज्ञान की तरफ आप सूर्य की तरफ बढ़ेंगे तो देखिएगा कि आपका परछाई धीरे धीरे कुछ होते जाता है, छोटा होते जाता है। यानी जो व्यक्ति ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, ज्ञान को अर्जित करेगा, उसका परछाई छोटा बनेगा। और परछाई का मतलब क्या था? अहंकार। तो ज्ञान की तरफ जाइएगा तो आपका अहंकार धीरे 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 क्या हो जाएगा? खुद ही कम हो जाएगा। तो देखिए सूर्य का प्रकाश छाया से रिलेटेड आपको कितना बड़ा बात बता दिया गया। ठीक है, तो ज्ञान बढ़ाइए, अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा तो अहंकार ज़्यादा रहेगा, है ना। कहावत तो सुनबे किए हैं कि ताकत कम आ गुस्सा ज़्यादा ई लक्षण पिटाए के, आ इनकम कम आ खर्चा ज़्यादा ई लक्षण बिकाए के। तो ज्ञान कम रहेगा, अहंकार ज़्यादा रहेगा, तो समय समय पे कुटाते रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखा जाए। रख के देखेंगे, ये प्रकाश का स्रोत है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो एक गेंद को रखेंगे तो इधर से तो लाइट पास हो जाएगा, इधर से भी पास हो जाएगा। तो इसका परछाई कैसा बनेगा बाबू? गोल बनेगा। और गोल को हम लोग कुछ कहते हैं? वृत्ताकार ना जी। अच्छा, आप कोई कहेगा कि सर वृत्ताकार कैसे? बॉल तो क्या होता है? ठोस गोला होता है। तो गोला फोटो का भी 3 डायमेंशनल होता है। कितना डायमेंशनल होता है? 2 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल हमेशा क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो आगे बढ़िए, समझ में आते जाए, जहां ना समझ में आए बता दीजिएगा, फिर से वीडियो बना को आपको हम समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, बढ़ाओ तो जरा। ठीक है, देखिए दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? अब बताइए, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? तरंग कहेंगे जी? नहीं कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ध्वनि कहेंगे? हैं? भौतिक अनुभूति, दृष्टि, किसी को देख रहे हैं तो आपको उसको ध्वनि नहीं कहेंगे, सुन रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? ध्वनि। और देख रहे हैं तो किसके मदद से देख रहे हैं जी? प्रकाश के मदद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। कुछ क्वेश्चन तो बउआ बोर्ड में ऐसा देता है जिसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए और आप उस आंसर को बना सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन आप तो रहिएगा एकदम बेचैनी में, क्वेश्चन देखे नहीं, हल्का हो रहे धाए सिन मार के बढ़ जाइए। नहीं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कहीं ई न कि हड़बड़े में एकदम मार दिए धांसिन और गड़बड़ हो गया, 1 नंबर आना था चला गया, है ना। ऑब्जेक्टिव बड़ी अच्छा चीज है ना। जय बजरंग बोली बी सही हो गया तो 1 नंबर मिल गया, लेकिन गलती हो गया तो पूरी तरह से 1 नंबर चला गया। अगर सब्जेक्टिव है तो 1 नंबर में तनी मनी गलतियों लिखे हैं तो मास्टर आधा नंबर दे देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई नंबर मिलने नहीं जा रहा है। तो बहुत सावधानी से बनाना है। आपका तो 100 गो में 50 गो बनाना है जी, उहे चुन के बनाएंगे जो आपको क्या हो? आता हो, और पूरी अच्छी तरह से आता हो, उसी को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। आगे बढ़िए, 12 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये रेड नहीं हुआ है, देखिए यही क्वेश्चन है। प्रकाश एक रूप है, किसका? शक्ति का? नहीं, दुर्गा माता शक्ति के रूप हैं। ठीक है, कार्य का है? प्रकाश से कार्य करेगा जी? है लेवर है? नहीं। बल का? ताकत दिखा दीजिएगा प्रकाश से? नहीं। अब कहेंगे कि टॉर्च बार के ओकरा ढकेल दो तो ढकलाएगा? नहीं ढकलाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि प्रकाश में बल नहीं होता है। तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। वैसा ऊर्जा है जिसके मदद से हम किसी चीज को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा का स्रोत है। आगे बढ़िए, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? अच्छा, प्रकाश की किरणें हैं, तो मान लो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, तो जब वो पड़ेगी तो कणों को गर्म करती है। हाँ, कर सकता है, काहे नहीं करेगा जी। प्रकाश की किरणें दोपहरिया में बैठा रहो, पूरा बेलवा गर्म हो जाता है। नहीं, माथ गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो गर्म हो जाता है। प्रकाशित करता है, तो प्रकाश है तो प्रकाशित न करेगा तो अंधेरा करेगा। नाम नयन सुख, आँख फुटल है, नहीं ना, तो ये चीज नहीं हो सकता है। अगर प्रकाश है तो वो प्रकाशित ही करेगा, तो दोनों सही है। माध्यम की कणों की गति प्रदान करता है, हाँ करवे करता है, तो कुछ हो जाएगा तीनों ए बी सी। अब देखिए कोई लेकिन खूब तेज रहेगा, एकदम बेचैनी में रहेगा, अब प्रकाश गर्म कर रही धाए से, ए ऑप्शन मार के आगे बढ़ गया, 2 गो पढ़ो नहीं करेगा, कहेगा कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमको सब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको तो याद था तो लो लीला लग गया।
समझ रहा है ना। तो एकदम आराम से पढ़ना है सभी ऑप्शन को। आप ही का परीक्षा है, 3 घंटा का परीक्षा है, 40 मिनट आराम से ऑब्जेक्टिव को देंगे, अब बचलका को हम लोग 2 घंटा 20 मिनट देंगे। तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ना है बाबू, हर बारी में गलती नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से एक बार का कहानी बताए, हम 8 क्लास में पढ़ते थे और 20 नंबर का टेस्ट था हमारा, जिसमें 12 नंबर का सब्जेक्टिव था, 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम फटाफट फटाफट क्वेश्चन में टिक करके रख लिए और फिर सब्जेक्टिव बनाने लगे। सब्जेक्टिव बनाए और घरे चलाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रह गया, आंसर में लिखवे नहीं किया। और निश्चिंत है कि 20 में से 20 आवे करेगा, कोई दिक्कत थोड़े है। मैथ में इशू हमारा हमेशा से नंबर अच्छा आता था। रिजल्ट के दिन देखे तो 12 में है नंबर आया है, यानी पूरा सब्जेक्टिव का 12 नंबर आया, ऑब्जेक्टिव पेज में है ये नहीं है। अब करे तो क्या करे, कुछ बहाना भी नहीं कर सकते हैं, तो हर बार आना नहीं है, आराम से। तो ये हो गया था ना। चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश, अच्छा ये लगता है कि पीडीएफ का पेज चेंज होता है जिसके कारण ऐसा है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, बोलिए। विकिरण ऊर्जा का, यह बल है, या ए बी दोनों? तो नहीं होगा, विकिरण ऊर्जा का ही होगा, है ना। विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15 नंबर। कहता है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे, बबुआ प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगे होगा जी, आए नहीं ना। अब प्रकाश यहाँ कह रहा है, आप यहाँ साउंड का बात कर रहे हैं, आवाज का बात कर रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा। कोई तरंग नहीं है, तो कोई तरंग नहीं है तो एक जगह से दूसरे जगह जा कैसे रहा है? जरूर कोई ना कोई तरंग होगा। तो कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। अगर कोई बच्चा सीबीएसई वाला देख रहा है तो इसका क्वेश्चन होगा कि लाइट इज विच टाइप्स ऑफ वेव, है ना। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर देखिए। कहता है कि प्रकाश की तरंगे को गमन करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होता है। वो द्रव में, ठोस में, मतलब ठोस में और लिक्विड में, और क्या होता है, गैस में ट्रेवल करता है। इसको किसी प्रकार का कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है। प्रकाश बिना माध्यम में भी जा सकता है जी, निर्वात में भी, कहीं पे जला दीजिए, प्रकाश आपका ट्रेवल करेगा, एक जगह से दूसरी जगह गमन करेगा। तो प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए निर्वात में भी टॉर्च जलाइएगा तो प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन अगर आप किसमें ध्वनि का बात करें, आवाज का बात करें, तो निर्वात में बोलिएगा, चिचियाते रह जाइएगा, कोई आवाज नहीं जाएगा। जैसे इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। चले जाइए मून पे, आप लोग तो चलिए जाइएगा, तो चले जाइए और वहां पे जाके एक दूसरे मित्र से बात करने का कोशिश कीजिए, तो बात नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, यानी माध्यम नहीं है, तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो वहां पे रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे से बात करने के लिए। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है, प्रकाश कहीं ट्रेवल करता है, कोई चीज रहे चाहे ना रहे, है ना। अगर माध्यम से प्रकाश ट्रेवल करता तो सूर्य से धरती पर प्रकाश आवे नहीं करता, कहता कि हवा नहीं है तो हम जाएंगे कैसे। तो वो बिना माध्यम का भी ट्रेवल कर सकता है। तो बिना किसी माध्यम के भी प्रकाश तरंगे एक जगह से दूसरे जगह तरंग ट्रेवल कर सकता है, गमन कर सकता है। देखिए आप लोग के लिए कितना शानदार क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, बताइए, ठीक है, ताकि मेहनत करने में मज़ा आए। अब पता चले कि मेहनत किए जा रहे हैं और आप देख भी नहीं रहे हैं, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो बहुत गड़बड़ बात है। तो फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहता है कि प्रकाश की तरंगे अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। तो प्रकाश की तरंगे बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है बच्चा, है ना। प्रकाश की तरंगे छोटा होता है, तो बहुत छोटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एक बार रुक जाइए, इसको अच्छा से साफ कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा गंदा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, क्या है 18 नंबर। कहता है कि प्रकाश किरण है। कैसा है जी? किरण का बिंदु पक्ष है, पक्ष नहीं पथ होता, ठीक है। प्रकाश का बिंदु पथ है, ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश प्रकाश का ही रहेगा, ठीक है। प्रकाश किसका रहेगा? प्रकाश का, यानी कि प्रकाश का बिंदु पथ है, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ाइए।
किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, एक गो किरण, दो गो किरण, तीन गो किरण, चार गो किरण, जा रहा है ढेर माने किरण, है ना, एकदम किरण सोजियाइल है, ठीक है, जा किरण जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो ये हम लोग का समानांतर किरण हो गया। इसी तरह से बहुत सारा किरण होता है जी, एक ही बिंदु से निकलता है, ठीक है। और कुछ किरण क्या होते हैं कि वो आपको सभी जगह से आकर के एक के बिंदु पे मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल हम लोग पढ़े थे, है ना। क्या आभासी था जी, क्या था? हाँ, तो ये आपका समानांतर। तो किरण के ग्रुप को, ये गलत लिखा हुआ है, किरण पुंज होगा। क्या होगा? किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं जी, ठीक है। तो ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वाले देख रहे हैं तो द बीम ऑफ लाइट इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज, तो बीम ऑफ लाइट, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, समझ में आ रहा है ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण पे पड़ने वाला प्रकाश की किरण। पहले बात बताए थे कि उच्च कोटि का दर्पण यानी पूरी तरह से इसको चमकाया गया हो, ठीक है, पूरी तरह से इस दर्पण को ऊपर पॉलिश किया गया हो, और जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेगी तो जितना पड़ेगी उतना वापस लौट जाएगी। तो जितना पड़ा उतना वापस लौट गया, तो बताइए कुछ कम हुआ? नहीं ना हुआ, पूर्ण रूप से लौट गया। तो जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा? पूर्ण रूप से होगा। अंशत रूप से कम होगा जब ये रूखरा सरफेस रहेगा तब, है ना। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, गाड़ी के आईना से धूप जो हम लोग चमकाते हैं, तो देखिएगा जितना धूप मिरर पे आता है, आईना पे आता है, दर्पण पे आता है, उतना वापस जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से परावर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तित तो होगा नहीं, अवशोषित होगा नहीं, है ना। अंशतः का मतलब होता है अंग्रेजी में पार्शियली, एकदम ठेठ भाषा में कम, जितना रहे के चाहिए उतना ना, ओकरा से तनी मुनी कम, तो उसको अंशतः बोलते हैं, यानी कि कुछ भाग। तो कुछ भाग नहीं होता है बाबू, पूरा का पूरा रिटर्न, है ना, जितना लेके आइएगा उतने लेके जाइएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णतः। तेल लगा कागज, ये सब तो घरे एक्सपेरिमेंट करेगा जी। एगो पेपर लेना, तेल लगा लेना, देख लेना, अगर ऊ पट्टी आर पार दिख रहा हो तो पारदर्शक, आ एकदम न दिखे तो अपारदर्शक, आ तनी तनी धुंधला लौके तो कौची बाबू? पारभाषक। तो पेपर को ऐसे करके देखिएगा तो ऊ पटिया कुछ नहीं दिखेगा, तब तक वो रहता है अपारदर्शक। लेकिन जैसे ही तेल में डुबा दीजिएगा, पानी में डुबा दीजिएगा, तो तनी तनी ऊपट्टी कुछ होने लगता है, दिखाई देने लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पारभाषक। अंग्रेजी वाले ट्रांसलूसेंट, क्या इसको बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पारभाषक। चले आगे बढ़ाइए। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है ना, कण माना गया है ना, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, या सभी उत्तर सही है? तो दोनों में से कुछ नहीं माना गया है ना। उसमें क्या कहा था क्वांटम थ्योरी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है, तो कोई नहीं, सी आंसर हो जाएगा जी, दोनों में से कुछ नहीं माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज क्या होता है? देखो ये सूर्य है, हुआ अभी बताए थे, सूर्य से आ रहा है, तो सूर्य से जो प्रकाश पुंज आता है ना, वो इस तरह से धरती पर पड़ता है। तो देख के बताओ तो बाबू, ये सब एक दूसरे का कैसा लाइन है? समानांतर लाइन है। कैसा लाइन है? समानांतर। तो कैसे आएगा? समानांतर प्रकाश पुंज। कैसे आएगा? समानांतर। तो प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसी होती है? समानांतर होती है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये तो पहला क्वेश्चन था जी पिछला दिन जब हम लोग किसका ले रहे थे? किसका ले रहे थे बाबू? किसका ले रहे थे? अरे ह्यूमन आई, है ना, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का ले रहे थे, तो वो था कि प्रकाश गमन करती है। अभी बार बार बताइए रहे हैं कि प्रकाश क्या कर रही है? गमन कर रही है ना। तो प्रकाश गमन करती है कौन से रेखा में? सीधी रेखा में। कौन से रेखा में? सीधी रेखा में, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, ये पहले से ये रिपीटेड को, अच्छा ये बता रहा था। चलो धन्यवाद कैमरामैन। 2020 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ यही नहीं पूछा है बाबू, वो वहां भी पूछा है, जो इससे पहला चैप्टर पढ़ाए थे मानव नेत्र, वहां भी पूछ रहा था, आगे भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एकदम
सबसे हल्का और बेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो बार बार ढेर जगह दे लेता, लेकिन अब सब यहाँ से लेके यहाँ तक साल हम भर दें तो अच्छा नहीं ना लगेगा, यही चलते 2 साल लिख दिए गया है। ठीक है, तो ये प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, जिसी के कारण तो परछाई बन रहा है। देखिए प्रोजेक्टर का प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है, हम इसके प्रकाश को रोक रहे हैं तो मेरा परछाई पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर जगह चैप्टर है जी, प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ो ना, रोड पे चलते चलते तुमको फिजिक्स और साइंस दिखाई देगा, लेकिन उसको सीखना होगा। एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहता है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए, यानी करके सीखना चाहिए। तो इस चीज को करके देखिए, प्रकाश के सामने हाथ लगा दीजिए, देखिए एल, ये तो बचपन में सीखा था ना जी, बिलाई या कुत्ता बनाने के लिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकाश सीधा रेखा में आ रहा है और हम उसको रोक रहे हैं, जिसके कारण मेरा परछाई कहाँ बन रहा है? पीछे। क्लियर? अब परछाई कैसा होगा जानिए गया था, एकदम जामुन लेखा काला। कैसा होगा? हाँ, इस पर किसी प्रकार के क्रीम पाउडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना भी क्रीम पाउडर लगाइए ये, क्योंकि अलग अलग कलर देके क्वेश्चन पूछेगा कि लाल कलर के डंटा को खड़ा कर दिए तो परछाई कैसन बनेगा, तो तू कहेगा कि डंटवा लाल था सर, तब परछाई भी कुछ ही होगा, लाल हो गया। चौपट रे गधा, पहले ही बोले हैं कि फेयर लवली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परछाई कैसा रहेगा? काला का काला। ठीक है, चलो, तो इस सीधा रेखा है ना, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है प्रकाश की किरणें। आगे बढ़े बाबू, कोई दिक्कत? बोलते बोलते थक गए जी। चलो ऊपर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इहो कहे वाला बात है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, आ दोनों नियम सुनो। पहले प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझते हैं। तो ये बाबू दर्पण है, आई नीचे जो ये डब्ल्यू लिख रहा है ना, तो ये डब्ल्यू पेयर नहीं है गोलमाल वाला, ये डब्ल्यू का मतलब है कि इसको रंगा गया है, दर्पण को नीचे से रंजित किया गया है। आई रंजित कौची से होता है? सिल्वर कार्बाइड से, है ना। तो ये रंजित कर दिया गया है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता था कि जब कोई प्रकाश की किरणें आएगा, सरफेस पे टकराएगा, और वापस लौट जाएगा, तो वही कौची कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग अपवर्तन किरण कहते थे, अपवर्तित, और इसको हम लोग क्या कहते थे? परावर्तित, है ना। आयकर जो बीचे 90 डिग्री के हम लोग बनाते थे उसको क्या कहते थे? अभिलंब। और अभिलंब और परावर्तित के बीच में जो एंगल बनता था एंगल आर, और जो इसमें एंगल बनता था उसको क्या बोलते थे? एंगल आई। यानी कि इसको हम लोग बोलते थे आपतन कोण और इसको बोलते थे परावर्तन कोण, और जहां पे तीनों मिलता था उसको आपतन बिंदु। तो 2 नियम था। पहला नियम कहता था कि एंगल आई बराबर एंगल आर, और दूसरा नियम कहता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही सतह पे पड़ेगा। तो कितना नियम है चला? 2 और पूरी तरह से क्लियर भी हो जाइए कि कौन कौन था, क्या क्या था। ठीक है, 15 में पूछा, 20 में पूछा, और उसके बाद लगातार मतलब पूछ ही रहा है। ठीक है, तो आपको इन सब क्वेश्चनों पे ध्यान देना होगा, तो और याद रखना होगा। हो सकता है 2 नंबर में आ जाए कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, दोनों नियम को लिखें। अगर आप वीडियो अच्छे से देखे हैं, अच्छे से समझे हैं, तो बता सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक कौची कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा आप बता सकते हैं बच्चा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही सतह पे पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। अरे ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये देखो, ये मान लो हम ले लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण ले लिए, इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, और कहता है कि फोकस पर अभिसरित करने वाली किरण पुंज। तो मान लो कि कोई भी फोकस से आ रहा था, ये फोकस हो गया, इसको हम लोग पोल कहते हैं, और इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी कहते हैं। तो फोकस से जो आ रहा है वो टकराने के बाद इसके समानांतर जा रहा है। ठीक, तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कब होता है? जब यहाँ लिखता कि परावर्तन के बाद समानांतर जाता हुआ प्रतीत होगा। अगर जाता हुआ प्रतीत होता तो उत्तल दर्पण, अगर जा रहा है तो क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। कौन सा दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन।
चलिए ऊपर करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा गलती लिखा गया है। F बराबर R/2 होता, वहां पे 2/R सत्य है केवल किसके लिए? तो ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है। चला ठीक है, अवतल दर्पण में भी ये काम करता है और उत्तल दर्पण में भी काम करता है। तो ए बी दोनों, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन ही है, लेकिन कुछ में मेंशन कर दिया गया है और कुछ में मेंशन नहीं, तो आपको इसको समझना है। तो ए बी दोनों में F बराबर R/2, अगर R बराबर लिखना है तो 2 गुने F, ये आपका दोनों दर्पण के लिए सही होता है, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। ठीक है, थोड़ा सा रोका जाए, पानी उनी पी लेते हैं, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं ना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया था कि दोनों दर्पण में ये मान होता है F बराबर R/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ध्यान दीजिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु कहाँ पे स्थित होगा? अच्छा, अवतल दर्पण है बाबू, पहले तो ये दर्पण अवतल है, तो इसका आभासी प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण के द्वारा सभी प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसा होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, और वो फोकस और पोल के बीच में रखने के बाद इस तरफ आता है और इस तरफ बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? आप ही लोग बताइए फटाक से। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, इसी को पोल बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसके अलावा आप कहीं भी रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा, है ना। और एक ही मात्र केस है जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर आपका कैसा बनता है? आभासी बनता है। बाकी सभी कंडीशन में कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि बाबू हमारा कभी भी हिंदी बैकग्राउंड नहीं रहा है। CBSE से पढ़े हैं तो अंग्रेजी में ही पढ़े हैं, और उसके बावजूद आपके लिए देखिए इतना अच्छा टाइपिंग करते हैं। कहीं कहीं मिस्टेक भी होता है, लेकिन ये सब मैनेज कीजिएगा। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, फीलिंग पे ध्यान देना है कि आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, और इसके बावजूद आपको हम हिंदी में अच्छे से पढ़ा रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर आपके भाई बंधु कोई CBSE में भी हैं तो उनका भी वीडियो अपलोड होता है और उनको फुल्ली इंग्लिश पढ़ा देंगे। ठीक है, कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है ना। तो क्या है मतलब कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो फोकस कहा जाएगा। पागल है काजी, ये कैसे पॉसिबल है? ध्रुव कहा जाएगा? नहीं, ध्रुव तो दर्पण के बीचे वाला भाग को कहते हैं, तो द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब वन वर्ड क्वेश्चन है, जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी हम कर देंगे। बढ़ाइए। कहता है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब, ध्यान दो, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है, माने माइनस होगा जी। क्या होगा? माइनस। माइनस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋणात्मक, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस होगा। आवर्धन उसका क्या होगा? आवर्धन मतलब जानता है ना जी, एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा हिंदी में ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा वस्तु की ऊंचाई, उसी को हम लोग एम आवर्धन बोलते हैं। एक और होता है -v/u, है ना, यानी कि बोले तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु दूरी, है ना। चलिए, तो ये ऋणात्मक होता है, m का वैल्यू माइनस आएगा। आगे बढ़िए। अवतल दर्पण में आभासी, अच्छा वहां वास्तविक था ना जी, यहाँ कुछ है आभासी, तो वहां ऋणात्मक बना था, तो यहाँ कुछ बनेगा? धनात्मक बनेगा। क्या बनेगा? धनात्मक। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, है ना, और पॉजिटिव का मतलब ये वही होगा m बराबर h2 बटा h1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक, और एक m बराबर क्या होता है? -v/u। तो ये पॉजिटिव आएगा बाबू। आगे बढ़े, बढ़ावा जी आगे।
नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चलो चिन्ह परिपाटी समझा देते हैं, क्वेश्चन रहने दो, आगे बढ़ो, है ना। चिन्ह परिपाटी समझो बच्चा, चिन्ह परिपाटी ये देखिए, ये हो गया है आपका, ये चिन्ह परिपाटी को समझते हैं तो ये बीचे वाला भाग हो गया, ये हो गया दर्पण, यहाँ पे कुछ है दर्पण, तो दर्पण के सामने जो रहेगा सब दूरी माइनस में, और दर्पण के इधर रहेगा तो सब दूरी प्लस में। याद रखो, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, दाहिने प्लस और बाएं माइनस, और नीचे लेगा प्रधान अक्ष के नीचे तो माइनस, और ऊपर लेगा तो प्लस। कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ा था ना जी, ग्राफो बनाता था तो एने ओरिजिन के एने वाला नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला प्लस, तो बस इतना याद रखना है कि दर्पण के सामने लेंगे तो माइनस और दर्पण के इधर लेंगे तो प्लस। तो क्वेश्चन में क्या था, एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन में क्या था बाबू कि सामने रखा जाए, तो दर्पण के सामने, तो यह है दर्पण, और दर्पण के सामने तो कैसा होगा जी, क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तुक्का नहीं मारना है, हम रटवा देंगे, यहाँ पे आप रट के चले जाइएगा, और रट के जाइएगा कि सामने, और क्वेश्चन आ जाएगा कि दर्पण के पीछे रख दिया, सर्कल ने माइनस मार धायसिन, आंसर तो एकदम धायसिन, सॉरी आंसर ना रिजल्ट। तो ये बात का ध्यान देना है, अच्छा से समझना है कि सामने कह रहा है, पीछे कह रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे कह रहा है कि प्रधान अक्ष के ऊपर कहना है। धैर्य बनाए रखना है, चला परीक्षा में जा करके हहुआना नहीं है, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद ही आपको जवाब देना है। चलिए आगे बढ़े। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वीक का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अच्छा चला, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता द्वारा मापने की जरूरत पड़ती है। क्या नापेगा हो, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी क्या नापेगा, बताइए जल्दी। क्या दर्पण और बिंब के बीच की दूरी नापेगा ना। एक बार अच्छा से जरा समझा जाए इसको। कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वीक क्या लिख दिया जी, का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा ठीक है, तो क्या नापा जाएगा बच्चा, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी। दर्पण और बीच की दूरी नहीं नापा जाएगा, दर्पण और पर्दा, पर्दा पे पाएगा नहीं जी। देखो समझो, कोई दर्पण है, अवतल बोला है, अवतल दर्पण है, मान लो इन्हें पर्दा लगैले है, ठीक, तो उसका क्या निकालना है, फोकस दूरी का निर्धारण करना है ना। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे पर्दा पे बन रहा है, तो इसका क्या होगा बच्चा, पर्दा। तो दर्पण तथा पर्दे के बीच के दूरी को नाप लेंगे, उससे हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, नापा जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, है ना। 2018 के बाद भी पूछा है, इसको बार बार पूछ रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, अतः आवर्धन कैसा होगा, तो सीधा होता है बच्चा। सीधा माने ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर, तो प्लस की माइनस, प्लस होता है ना जी, घनात्मक होगा आंसर। क्या होगा आंसर, घनात्मक। तो घनात्मक को क्या बोलते हैं, प्लस, पॉजिटिव। इसमें डाउट में मत रहिएगा, पॉजिटिव निगेटिव है ना, अपना समझ लीजिएगा, जैसे आपको याद रहता है वैसे। तो घनात्मक होता है बच्चा। आगे बढ़िए, देखिए मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनका भी लाभ हो और हमारा भी लाभ हो। ठीक है, आप लोग के लिए एकदम निःशुल्क, जितना ज़्यादा आप लोग देखिएगा, एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा ये वीडियो आएगा और उतना ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा। कहता है कि किस दर्पण का उपयोग समानतः वाहनों के पीछे, अच्छा वाहन के पीछे दर्पण लगाया जाता है। वाहन में मतलब पीछे देखने के लिए, हंडिलवा के ऊपर दुचकवा में लगा रहता है, तो काहेला लगावल जाता है कि पीछे के गाड़ी को देख सके कि कौन गाड़ी आ रहा है। अगर मान लीजिए, चलो तुम्हारे पर्सन से हम समतल दर्पण लगा दिए, तो समतल दर्पण में अभी बताए थे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। अब मिरर है इतना छोटा, और ट्रक के फोटो बनेगा, तो पीछे का कोई चीज़ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो ये नहीं बनेगा। अवतल दर्पण लगा दीजिएगा तो तन्नी वो गाड़ी के बड़का करके दिखाएगा, आते रहेगा, कार आया, आपको लगेगा अरे तरीके कार है तो वो कैसे हो गया, तो वो भी नहीं। दूसरा उताल दर्पण, अच्छा
उत्तल दर्पण, ये गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण चीजों को छोटा करके बहुत बड़ा क्षेत्रफल को एक छोटे से जगह पे दिखा देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पीछे देखने के लिए गाड़ी में किसका, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल दर्पण का। ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का ये प्रतिबिंब होगा बाबू, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण, ये बार बार उत्तल दर्पण मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी बनता है चला। अवतल में क्या बनता है? वास्तविक। और उत्तल में क्या बनता है? आभासी। आगे बढ़िए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, आभासी। ठीक। दाढ़ी बनाने के लिए गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? ये कौन सवाल हुआ? चेहरा एडजस्ट करेगा जी? नहीं ना, कहीं पे बैठ के बना लीजिए, आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा ही होगा। बस फोकस और ध्रुव के बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी रखिए, है ना। तो इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र पे रखेंगे, हाँ ठीक है, वहां रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र के मुख और फोकस के बीच में रखेंगे, नहीं, ये भी गड़बड़ है। ठीक है ना, तो हम लोग को कहाँ रखना पड़ेगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो फोकस और पोल के बीच में रखना होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा? एक अब के बात बताए थे कि सीधा तभी बनता है बच्चा जब क्या हो? आभासी हो। क्या हो? आभासी। तो आभासी किससे बनता है? उत्तल से कि अवतल से? उत्तल से। किससे? उत्तल से। अवतल से बनेगा उत्तल से और समतल से। उत्तल और समतल दोनों कैसे इमेज बनाते हैं? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। तो समतल और क्या हो जाएगा? उत्तल। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये सब याद रखिएगा कि कौन से दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। और नीचे ऊपर चला गया। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है बाबू? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, यानी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब मूरी नीचे या गोर ऊपरे, है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे बाबू। 55 क्वेश्चन और आपके लिए निकाल करके रखा गया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देख करके क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं कि अरे बाप रे 2 घंटा देखेंगे। आए जी, 1 साल के सिलेबस था, नहीं पढ़ा ठीक से, आए अब 2 घंटा में पढ़ा के हम लड़ जाएगा भेज रहे हैं, तो ओकरो में कहेगा कि 2 घंटा के वीडियो देखें। तो रामदेव बाबा के जड़ी बूटी है कि सूंघ लिए गए या पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको 1-2 घंटा समय देना पड़ेगा। इस चैप्टर से हम बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं, फिर भी 2 घंटा 2.5 घंटे का वीडियो जाएगा, तो 2 पार्ट में आपको हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए। वास्तविक प्रतिबिंब, ये तो हो चुका ना जी। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। ठीक, आगे बढ़िए। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का करिएगा बच्चा, ताकि मुँह तनी बड़ा दिखे और देख सके कि स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं। अब उत्तर रहेगा तब भुचाएंगे, मुंह दिखाएगा, पता नहीं चलेगा कि दाढ़ी काट दिया कि मोछ, है ना। तो इसीलिए अवतल। समतल का प्रयोग कर सकते हैं, जो छोटे मोटे नाई होते हैं, जो पेड़ के नीचे बना रहे होते हैं, गांव में बना रहते हो, किसका उपयोग कर देते हैं? समतल दर्पण का। लेकिन बड़े बड़े सैलून में जाइएगा, अच्छा सैलून में, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि देखने में फेस बड़ा दिखे और आपका सेटिंग वगैरह जो बाल उल का हुआ है वो अच्छा दिखे, क्योंकि पैसा न ले रहा है जी, तो वो सुविधा अच्छा देगा। और महंगा आता है अवतल दर्पण समतल दर्पण के तुलना में, इसीलिए वो देखिए कितना बार पूछा है, 11, 15, 16, 17, आगे भी पूछा ही होगा। पुराने गेस्ट पेपर से ये क्वेश्चन उठा करके लिया गया था, इसके आगे का डिटेल भी बहुत बार पूछा होगा, तो ये सब ध्यान दीजिए। कहता है 20 सेंटीमीटर, अच्छा न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है तो प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज के कतरन को जल उठता है। तो बताइए इस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगी। आए बाबू, इतना हल्का क्वेश्चन पूछिएगा जी। ये दर्पण कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण। यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सब कैसे आएगा। सूर्य का प्रकाश समांतर, और जितना प्रकाश समांतर आता है सब एक के बिंदु से पास होता है और उसी को हम लोग कौन सी कहते थे, फोकस। अब फोकस यहीं पे रख दिया गया है पेज, तो लगातार हीट आते आते इस पेज में आग पकड़ लेगा, पेज जल जाएगा। तो बोला कि इस बिंदु से दूरी, इस बिंदु से दर्पण के बीच के दूरी कितना होगा। तब बीच का दूरी ये फोकल लेंथ है f, और फोकस दूरी कितना दिले है 20 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर इसका पूछता क्वेश्चन की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा तो ये c हो जाएगा, यानी कि 20 का दुगना कितना 40। तो ये आपसे क्या पूछा है, फोकस दूरी ही पूछा है, तो फोकस दूरी क्या रह जाएगा 20 का 20 ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि फोकस दूरी पूछा है कि आपसे वक्रता त्रिज्या पूछा है। बार बार कह रहे हैं, हहुआना नहीं है। ठीक, कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है ना। आर का वैल्यू कितना है जी 40 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी F बराबर R बटा 2, तो 40/2 कट के बोलबम कितना जी 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना, ये भी 2018 में पूछा गया है। और भी इस टाइप का क्वेश्चन तो बार बार पूछेगा। अब 40 न दे करके 30 दे देगा तो 15 आंसर। आधा उसका होता है फोकस दूरी, अब फोकस दूरी दे देगा तो दुगना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, उसका वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। तो ये सब ऑप्शन सी आंसर। चलिए, मुख्य अक्ष दर्पण और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर तेरी के, ये सब सवाल है जी। ये हो गया उसका ध्रुव, और ध्रुव पर ये हो गया मुख्य अक्ष। देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, अभिलंब। तो 90 डिग्री पर पड़ता है। ठीक है, अभिलंब है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते चलते हम लोग, बहुत जल्दी हम लोग 50 नंबर पे पहुंच जाएंगे। और नीचे करो, कहता है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है। आप एकदम एक एक चीज को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे बाबू। हमसे क्लास नहीं किए फिर भी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ये देखिए, ये क्या है आपका दर्पण, और ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया आपका क्या फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ रख दिया। तो एक के को तो कंडीशन बताए थे कि यहाँ रखेगा तो इस तरफ इसका इमेज बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और काल्पनिक। आभासी मतलब काल्पनिक। तो कौन आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये एक ही कंडीशन होता है कि इसमें काल्पनिक बनता है, नहीं तो सभी प्रकार के प्रतिबिंब इसमें वास्तविक बनते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, ध्रुव और पोल के बीच में रखने पर आपका कैसा बनता है, काल्पनिक। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है 46 नंबर की, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समबत होगा। दोनों क्या होगा बुआ, अवतल होगा कि उत्तल होगा, अवतल होगा। माइनस में है ना जी, तो दोनों के दोनों क्या होगा, अवतल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा, माइनस है तो दोनों के दोनों अवतल होंगे। ठीक, चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो सब यह समानांतर जा रहा था, भेजिए कोई दिक्कत है। ये रहा प्रधान अक्ष, ये सब एक के जगह से एक ही बिंदु से निकलता है, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। तो कैमरामैन फोकस करो, है ना, तो इसको फोकस बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़े।
देखिए बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपके लिए लाया गया है और इन सवालों को करने के बाद आपको इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो बहुत ध्यान से, एक बार में ना क्लियर हो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और हर एक एक्सप्लेनेशन को ध्यान से बनाइए। ना हो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, उसमें लिखिए कि क्या क्या बताया गया और उसके बाद एक बार रिवाइज कीजिए और कहीं से उठा करके इस चैप्टर का सेट मारिए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो आपके ना बताएं जी, गाड़ी के पीछे लगा रहता, गाड़ी में लगा रहता है ताकि पीछे का सब चीज दिखाई दे। तो कौन सा दर्पण लगता था? फिर से गड़बड़ लिख दिया है जी, टाइपिंग तो गजब है। उत्तल दर्पण है ना। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का बड़ा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? गाड़ी के पीछे देखने के लिए, ताकि गाड़ी के पीछे दूर तक की गाड़ियां हमको दिखाई दे और बिना मतलब के हम लहरिया ना मारे। नहीं तो पता चला कि दूर तक का गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है, आप लहरिया मार दिए, पीछे से गाड़ी आ गया, बहुत बुरा होगा। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि 1/2 किलोमीटर दूर तक चीजें हमको मिरर में दिखाई दे, है ना। तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को अंत करेंगे। और ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं कि मेहनत करते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए और लगातार जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसको समझिए। आपको यहाँ से अलग से क्वेश्चन आने नहीं जा रहा है, सभी प्रकार का क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो धैर्य बनाए रखिए, हम पे विश्वास बनाए रखिए और आप एक बार पढ़ के देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। रिजल्ट आने के बाद वो जरूर आपसे कहेंगे कि जिनका आपने वीडियो देखने के बारे में रिकमेंड किया था उनका वीडियो बहुत अच्छा था। तो आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के एक्सप्लेनेशन देखिए, है ना। तो ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी f का वैल्यू क्या होगा? r का आधा की दुगना, आधा, एक 2 से भागा ना हुआ जी, तो आधा, तो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यही बोलता कि r यानी वक्रता त्रिज्या फोकस के क्या हो जाती है? तो फोकस के दुगनी हो जाती है ना। तो एक फार्मूला बताए थे, f बराबर क्या बाबू? r/2। वहां से आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो देखिए हम आपके लिए 85 क्वेश्चन करवाए हैं और इनको दिखाइए। और भी हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन है ना। जैसे 50 क्वेश्चन के बाद भी, है ना, हम लोग ऊपर और करके आपको दिखाते हैं कि आप लोग के लिए देखिए 55, 56, है ना। हम लोग 100 नंबर तक क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार किया जा चुका है ना। तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं और आगे चल करके अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अभी और आ रहे हैं और बड़े क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावना है कि आगे चल करके पूछी जाएगी, उन सभी क्वेश्चन को इस चैप्टर में करवाया गया है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो बना करके डाला जाएगा। तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, देखते रहिए और इस प्रकार के ज़बरदस्त क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारा वीडियो डालने के साथ ही पहुंच जाए और आपका काम आ सके। और हम लोग के पास बहुत कम समय बचा है, 17 फरवरी से हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना जलवा दिखा देना है और रिजल्ट ज़बरदस्त ले आना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट ले आते हैं और हमें बताते हैं कि आपके द्वारा पढ़े थे, तो आपके लिए अच्छे पुरस्कार का भी व्यवस्था किया जाएगा और सभी के सामने आपको लाया जाएगा कि ये बच्चे हमारे चैनल से पढ़ के बहुत अच्छा किए हैं, अच्छा मार्क्स प्राप्त किए हैं। और मैथ, साइंस और आगे चल करके हम आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सभी चीज़ का इसी तरह से 100 वीडियो एक चैप्टर से लेकर के आएंगे। उसको पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। धन्यवाद।